हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूपी टेट 2026 के इस नए शॉर्ट नोटिस का सटीक स्टेप बाय स्टेप और संपूर्ण विश्लेषण करना। मैं बता दूं कि ये पूरी जानकारी हमने एसएस मंत्रा के ऑफिशियल टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और शिवांश मिश्रा सर द्वारा तैयार किए गए प्रमाणिक डॉक्यूमेंट से ली है। और देखिए क्योंकि इस 5 साल के लंबे अंतराल ने ना पूरी परिस्थिति को बदल कर रख दिया है। बिल्कुल बदल दिया है। हम यहाँ सिर्फ तारीखें नहीं पढ़ने वाले। हम इस क्लास में ये डिकोड करेंगे कि इस नोटिस के पीछे के असली मायने क्या हैं, नए आयोग के आने से तकनीकी प्रक्रिया कैसे बदल गई है और वो कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जिनकी वजह से छात्रों के फॉर्म सीधे रिजेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए इस ऐतिहासिक वापसी से ही शुरुआत करते हैं। बतौर एक एजुकेटर मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है ये किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के उस सीक्वल की तरह है जिसका लोग 2021 से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब अचानक से उसका टीजर ड्रॉप हो गया है। मतलब 2021 के बाद सीधे 2026 में ये परीक्षा होने जा रही है। बहुत ही सटीक एनालॉजी दी आपने। और जो ये 5 साल का गैप है ना, इसे सिर्फ एक अंतराल मत समझिए। इसका सीधा गणित यह है कि पिछले 5 सालों में बीएड और बीटीसी के 5 नए बैच पास आउट होकर इस रेस में शामिल हो चुके हैं। बाप रे, मतलब कंपटीशन का लेवल तो कई गुना बढ़ गया है। जो पुराने छात्र हैं वो भी लगातार अपनी तैयारी को धार दे रहे हैं। इसका मतलब है कि इस बार मुकाबले का स्तर सामान्य से बहुत ज्यादा होने वाला है। एज शिवांश मिश्रा सर मेंशन्ड, ये 5 साल का गैप इस परीक्षा को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रतिस्पर्धी बना देता है। ये तो सच में एक प्रेशर कुकर वाली स्थिति लग रही है मुझे। हाँ, और इस प्रेशर को बढ़ाने के लिए एक और बड़ा फैक्टर है और वो है नया आयोग। हमारे सोर्स मटेरियल के अनुसार इस बार आधिकारिक शॉर्ट नोटिस उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जारी किया गया है, जिसका मुख्यालय एलनगंज प्रयागराज में है, राइट? जी बिल्कुल। और इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जब कोई नई संस्था किसी राज्य स्तरीय परीक्षा की कमान संभालती है तो पूरी कार्यप्रणाली नए सिरे से सेट होती है। मतलब पुराना सिस्टम अब खत्म? एकदम खत्म। पुराना उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी, जिसे हम पीएनपी कहते थे, उसका जो सिस्टम था अब वो बदल चुका है। प्रयागराज के एलनगंज से संचालित हो रहा यह नया आयोग अपने साथ नई सख्ती, नए सर्वर प्रोटोकॉल और अनुशासन लेकर आएगा। तो छात्रों को ये मानकर चलना होगा कि पुरानी व्यवस्था की जो भी कमियां या छूट थी वो अब शायद ना मिले। सही कहा, उन्हें पहले दिन से ही बहुत अलर्ट रहना होगा। और अगर हम स्तर की बात करें तो डॉक्यूमेंट साफ बताता है कि यह प्राथमिक यानी क्लास 1 से 5 और उच्च प्राथमिक यानी क्लास 6 से 8 दोनों ही स्तर के शिक्षकों के लिए एक सुनहरा अवसर है। हाँ, ये दोनों ही वर्गों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। जो छात्र प्राइमरी पर फोकस कर रहे हैं और जो जूनियर लेवल को अपना लक्ष्य मानकर चल रहे हैं, दोनों के लिए ही दरवाजे खुल गए हैं। लेकिन दरवाजे खुलने का मतलब ये नहीं है कि अंदर जाना आसान होगा, है ना? बिल्कुल नहीं, अंदर जाने का रास्ता बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। चलिए, अब जब हमें पता चल गया है कि परीक्षा वापस आ गई है और नया आयोग इसे आयोजित कर रहा है, तो सवाल उठता है कि कब और कैसे। चलिए इन महत्वपूर्ण तिथियों की चक्र को थोड़ा डिकोड करते हैं। जी हाँ, टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है। तो डॉक्यूमेंट के अनुसार 20 मार्च 2026 को ये शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है और 27 मार्च 2026 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतलब लिंक एक्टिव हो जाएगा। यहीं पर हमें इस टाइमलाइन की गंभीरता को समझना होगा। देखिए, 20 मार्च को नोटिस आता है और 27 मार्च को फॉर्म शुरू हो जाते हैं। नए आयोग ने अपनी स्पीड का एक नमूना दे दिया है यहाँ। हाँ, उन्होंने सोचने या रिलैक्स करने का बिल्कुल समय नहीं दिया है। और इसके बाद जो सबसे क्रिटिकल डेट है वो है 26 अप्रैल 2026। बिल्कुल, आवेदन की अंतिम तिथि। डॉक्यूमेंट्स में इसे बाकायदा लाल रंग के टाइमर के साथ हाईलाइट किया गया है, जो एक खतरे की घंटी है, और वो लाल रंग बिना वजह नहीं है। 26 अप्रैल का मतलब सिर्फ एक तारीख नहीं है। जब लाखों छात्र एक साथ किसी सरकारी पोर्टल पर फॉर्म भरते हैं तो अंतिम 3-4 दिनों में सर्वर का क्रैश होना लगभग तय होता है। मतलब अगर कोई ये सोचे कि वो आराम से 24 या 25 अप्रैल को फॉर्म भर लेगा तो वो गलती कर रहा है। वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। उस समय पेमेंट गेटवे फेल हो जाते हैं, ओटीपी नहीं आते हैं और छात्र बस स्क्रीन देखते रह जाते हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। डॉक्यूमेंट में 1 मई 2026 को फॉर्म में सुधार यानी करेक्शन डेट के रूप में दिया गया है। तो 26 अप्रैल को फॉर्म खत्म हो रहे हैं और 1 मई को सुधार की तारीख है। इसका मतलब क्या छात्रों के पास एक सेफ्टी नेट नहीं है? मेरा मतलब है अगर गलती हो गई तो 1 मई को ठीक कर लेंगे, इतनी घबराहट क्यों? देखिए, ये एक बहुत ही खतरनाक सोच है और मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा। 1 मई की करेक्शन डेट एक सेफ्टी नेट जरूर है, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि आप हर तरह की गलती सुधार पाएंगे। अच्छा, सारी गलतियां ठीक नहीं होती? जी नहीं, कई बार बेसिक डिटेल्स जैसे नाम, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर करेक्शन विंडो में लॉक रहते हैं, आप उन्हें बदल ही नहीं सकते। ओह, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जरा सोचिए, अगर 1 मई को भी सर्वर डाउन रहा तो क्या करेंगे? इसलिए छात्रों को पहले दिन से ही एकदम सटीक रहना होगा। स्पेलिंग मिस्टेक या मार्कशीट के गलत सीरियल नंबर भरने का सीधा मतलब है कि आपकी 5 साल की मेहनत पर पानी फिर सकता है। मतलब हमारे पास गलतियां करने की कोई गुंजाइश नहीं है, एकदम जीरो टॉलरेंस। बिल्कुल, जीरो टॉलरेंस। और इन सब के बाद जो अंतिम लक्ष्य है वो है परीक्षा की तिथि। डॉक्यूमेंट कहता है कि ये जुलाई 2026 के प्रथम सप्ताह में संभावित है। जुलाई का प्रथम सप्ताह। अगर हम आज से गिने तो अप्रैल, मई और जून, हमारे पास बमुश्किल 3 महीने का समय है। सिर्फ 90 दिन? जी। और जुलाई के पहले सप्ताह का मतलब है कि आपको रिवीजन का समय भी इसी 90 दिन के अंदर निकालना है। ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है जिसे आप 1 महीने में रट लेंगे। 3 महीने का समय इस विशाल सिलेबस के लिए बहुत ही कसा हुआ है। बिल्कुल ही, बहुत ही ज्यादा कसा हुआ है।
तो चलिए अब आते हैं उस दीवार पर जिसे पार किए बिना आप इस फॉर्म की रेस में दौड़ ही नहीं सकते। 27 मार्च से फॉर्म तो शुरू हो रहे हैं, लेकिन फॉर्म भरने से पहले एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और वो चेतावनी है OTR की। बिल्कुल, OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे क्रिटिकल बॉटलनेक है। सही कहा। डॉक्यूमेंट में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि बिना OTR के यूपी टेट 2026 का फॉर्म नहीं भरा जा सकता। अगर मैं इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाऊं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे विदेश जाने के लिए पहले पासपोर्ट बनवाना। अगर आपके पास पासपोर्ट यानी OTR नहीं है तो आप फ्लाइट की टिकट यानी यूपी टेट का फॉर्म बुक ही नहीं कर सकते। आप प्रक्रिया के अंदर ही नहीं जा पाएंगे। बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने, ये बिल्कुल वैसा ही है। राइटली सेड। शिवांश मिश्रा सर ने भी अपनी चेतावनी में साफ कहा है कि इस कदम को हल्के में ना लें। हाँ, कई छात्र सोचते हैं कि जब यूपी टेट का फॉर्म आएगा तभी साथ साथ OTR भी भर लेंगे। ये एक बहुत बड़ी भूल है। तो इसका मैकेनिज्म काम कैसे करता है? मतलब जिन्होंने अभी तक OTR नहीं किया है उन्हें असल में करना क्या होगा? देखिए, जिन्होंने OTR नहीं किया है उन्हें 27 मार्च यानी जब मुख्य फॉर्म खुलेगा उससे पहले ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना OTR पूरा करना होगा। तो ये OTR है क्या असल में? OTR का मतलब है कि नया आयोग आपकी एक डिजिटल प्रोफाइल बना रहा है। इसमें आपके बेसिक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपकी पहचान, आपका फोटो और सिग्नेचर हमेशा के लिए आयोग के सर्वर पर सुरक्षित हो जाएंगे। अच्छा, एक तरह का डिजिटल लॉकर। बिल्कुल, और इसके वेरिफिकेशन में भी समय लगता है, इसलिए इसे आज और अभी पूरा करना जरूरी है, 27 मार्च का इंतजार किए बिना। और जिन्होंने पहले से किसी अन्य परीक्षा के लिए इस नए आयोग पर OTR कर रखा है उनका क्या? उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत है। जिन्होंने OTR कर लिया है उन्हें दोबारा ये प्रक्रिया नहीं दोहरानी है। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। हाँ, 27 मार्च को जब लिंक एक्टिव होगा तो वे सिर्फ अपना OTR नंबर डालेंगे, उनकी सारी बेसिक जानकारी ऑटोफिल हो जाएगी और वे सीधे आवेदन के मुख्य पेज पर पहुंच जाएंगे। इससे उनका बहुमूल्य समय बचेगा। चलिए मान लेते हैं कि छात्रों ने अपना OTR रूपी पासपोर्ट हासिल कर लिया। अब आते हैं योग्यता और तकनीकी प्रक्रिया पर। डॉक्यूमेंट के अनुसार जनरल कैटेगरी के लिए आयु सीमा 18 से 35 वर्ष है। जी, और आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट भी दी गई है। वो तो है, लेकिन योग्यता को लेकर एक नोट है कि BEd और BTC वालों के लिए पूर्ण जानकारी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने पर ही स्पष्ट होगी। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। मतलब BEd और BTC वालों के लिए अभी सस्पेंस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हमें फाइनल नोटिफिकेशन का इंतजार करना ही होगा। देखिए, सस्पेंस कहना शायद पूरी तरह सही नहीं होगा, लेकिन हाँ, एक तकनीकी पेज जरूर है। आपको समझना होगा कि ये सिर्फ एक शॉर्ट नोटिस है। जी। पिछले कुछ सालों में BEd और BTC, जिसे हम DLED भी कहते हैं, उसको लेकर न्यायालयों के कई फैसले आए हैं कि कौन प्राथमिक में बैठेगा और कौन उच्च प्राथमिक में। हाँ, वो विवाद तो काफी चर्चा में रहा था। बिल्कुल, तो नया आयोग उन सभी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जब अपना विस्तृत नोटिफिकेशन जारी करेगा तभी अंतिम नियम स्पष्ट होंगे। अभी जो जानकारी है वो पिछले पैटर्न्स और वर्तमान शॉर्ट नोटिस पर आधारित है। मतलब जब तक फाइनल रूल बुक नहीं आती तब तक हमें इसी आधार पर अपनी तैयारी जारी रखनी होगी। एकदम सही। अब सबसे बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर आते हैं। फॉर्म असल में भरना कैसे है? डॉक्यूमेंट में स्टेप बाय स्टेप गाइड दी गई है। जी, वो गाइड बहुत काम की है। इसमें बताया गया है कि सबसे पहले ब्राउजर खोलें, फिर यूपी एजुकेशन सर्विस डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। उसके बाद होम पेज पर नोटिस बोर्ड खोजें और फिर यूपी टेट 2026 नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें। और ध्यान रहे कि ये लिंक 27 मार्च से ही एक्टिव होगा। बिल्कुल, लेकिन यार जब मैं यूपी एजुकेशन की साइट्स देखती हूँ तो वहाँ इतने सारे लिंक होते हैं। कोई फेक लिंक पर क्लिक ना कर दे या फॉर्म भरते वक्त तकनीकी दिक्कत ना आ जाए, इसका क्या इलाज है? यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। पहली बात, आपको सीधे यूपी एजुकेशन सर्विस डिपार्टमेंट की ऑथेंटिक वेबसाइट के नोटिस बोर्ड सेक्शन में ही जाना है। किसी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर भरोसा नहीं करना है। बिल्कुल नहीं, किसी भी अनअधिकृत लिंक पर क्लिक ना करें। दूसरी ओर और सबसे महत्वपूर्ण बात, फॉर्म भरते वक्त या पेमेंट करते वक्त मोबाइल ब्राउजर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। मोबाइल ब्राउजर क्यों नहीं? आजकल तो सब कुछ फोन पे ही होता है। बच्चे तो फोन से ही पढ़ते हैं। वो ठीक है, लेकिन इन सरकारी वेबसाइट्स का आर्किटेक्चर और उनके पेमेंट गेटवेज अक्सर डेस्कटॉप व्यू के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। अच्छा, तो फोन पे वो क्रैश हो सकते हैं? हाँ, मोबाइल पर स्क्रीन रिफ्रेश होने या थोड़ा सा भी नेटवर्क ड्रॉप होने की वजह से पेमेंट बीच में लटक जाता है और फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा किसी सुरक्षित डेस्कटॉप या लैपटॉप का ही इस्तेमाल करें। ये बहुत ही काम की तकनीकी जानकारी दी आपने। तो दोस्तों, फॉर्म भरना, OTR निपटाना, ये सब तो केवल एक प्रशासनिक बाधा है। असली चुनौती तो अभी बाकी है। बिल्कुल, असली चुनौती तो वो 150 नंबरों का पेपर है जो जुलाई में आपका इंतजार कर रहा है। फॉर्म भरने से सिलेक्शन थोड़ी ना होता है। एकदम सही कहा, फॉर्म भरना तो सिर्फ रेस में शामिल होना है। तो आज से हमारी अचूक रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या एक्शन प्लान है? डॉक्यूमेंट का मुख्य विचार बहुत स्पष्ट है कि ये मौका 5 साल बाद आया है, इसे किसी भी कीमत पर हाथ से ना जाने दें। इस मौके की कीमत वो छात्र सबसे ज्यादा समझ सकते हैं जो ओवर एज होने के कगार पर हैं। बिल्कुल, इसलिए डॉक्यूमेंट में एक 3 सूत्रीय एक्शन प्लान दिया गया है जिसे कड़ाई से फॉलो करना होगा। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कागजात तैयार रखें। मतलब अपनी मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सब अभी से रेडी करें। लेकिन कागजात तैयार रखने का असल मतलब क्या है? क्या सिर्फ उन्हें एक फाइल में लगाकर रखना ही काफी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कागजात तैयार रखने का मतलब है उनकी वैलिडिटी चेक करना। यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है जो अक्सर छात्र मिस कर देते हैं। कैसा कैच? कई बार छात्र ऐसा जाति या निवास प्रमाण पत्र लगा देते हैं जो बहुत पुराना हो चुका होता है, या फिर वो नया बनवाने के लिए तब देते हैं जब फॉर्म आ जाता है। तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर फॉर्म आने के बाद बनवाया तो? दिक्कत यह है कि अगर आपका नया प्रमाण पत्र
आवेदन की अंतिम तिथि यानी 26 अप्रैल के बाद की तारीख का बनकर आता है तो नया आयोग उसे खारिज कर सकता है। आपको अपनी कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। ओह माय गॉड, ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। लोगों को लगता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो परीक्षा पास करने के बाद होता है, लेकिन नियम तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से ही तय हो जाते हैं। बिल्कुल, कट ऑफ डेट हमेशा फॉर्म की लास्ट डेट होती है, इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आज ही अपडेटेड और रेडी होने चाहिए। और दूसरा पॉइंट है, अंतिम समय के सर्वर क्रैश से बचने के लिए आज ही OTR प्रक्रिया पूरी करें। इस पर तो हम काफी विस्तार से बात कर ही चुके हैं। जी, OTR को तो आज ही निपटाना है। अब आते हैं तीसरे और सबसे खतरनाक पॉइंट पर। परीक्षा की रणनीति। जी हाँ, 5 विषयों का भारी दबाव। बिल्कुल, मैथ्स, हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश में से कोई एक, CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और EVS यानी एनवायरमेंटल स्टडीज। ये पांचों विषय अपने आप में बहुत विशाल हैं। 5 विषय और सिर्फ 3 महीने का समय। मेरा तो यही ऑब्जर्वेशन है कि आप आखिरी महीने में कोई कैप्सूल कोर्स या रट्टा मारकर ये परीक्षा पास नहीं कर सकते। टाइम टेबल आज और अभी से बनना चाहिए। एकदम सही। और शिवांश मिश्रा सर ने भी जो बात कही है, हमें इस मौके को किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देना है। इसके लिए इन 5 विषयों की प्रकृति को, उनके नेचर को समझना होगा। आप हर विषय को एक ही तरह से नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल। आप मैथ्स और CDP को एक ही चश्मे से नहीं देख सकते। मैथ्स में आपको निरंतर प्रैक्टिस और लॉजिक चाहिए। आप सिर्फ देखकर मैथ्स नहीं सीख सकते। और हिंदी या संस्कृत में? हिंदी और संस्कृत या इंग्लिश में आपको व्याकरण के नियमों की गहरी समझ चाहिए। और अगर हम CDP की बात करें, यानी बाल मनोविज्ञान, तो ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप एक शिक्षक के रूप में बच्चे के दिमाग को कैसे समझते हैं। मतलब इसे रटा नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं, इसके कॉन्सेप्ट्स को जीना पड़ता है, सिचुएशन को समझना पड़ता है। और EVS का क्या? EVS का दायरा इतना विशाल है कि इसमें भूगोल, संविधान, पर्यावरण सब कुछ आ जाता है। ये एक महासागर है। तो इन 90 दिनों के लिए छात्रों को आखिर करना क्या चाहिए? आज और अभी से हर विषय का एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल सेट करना होगा। आपको रोजाना इन 5 विषयों को थोड़ा थोड़ा समय देना ही होगा। मतलब हम ये नहीं सोच सकते कि पहले 1 महीने सिर्फ मैथ्स पढ़ूंगी, फिर अगले महीने हिंदी। ऐसा करने से आप पिछला भूलते जाएंगे। आपको एक बैलेंस बनाकर चलना होगा। लेकिन इन 5 विषयों की सटीक जानकारी, बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से तैयारी और सही दिशा मिलेगी कहाँ से? इसके लिए डॉक्यूमेंट में एक बहुत स्पष्ट अपील की गई है कि छात्र SS मंत्रा परिवार से जुड़ें। हाँ, क्योंकि इस तरह की कड़ी प्रतिस्पर्धा में आप अकेले सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपको एक कम्युनिटी की जरूरत होती है। छात्रों को UP TED की डिटेल नोटिफिकेशन के हर छोटे बड़े अपडेट, फ्री स्टडी मटेरियल और सही मार्गदर्शन के लिए SS मंत्रा के ऑफिशियल टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज से जुड़ना चाहिए। उनका हैंडल है @SSMantraOfficial, राइट? जी। वहां आपको भ्रामक जानकारी से बचाकर एकदम सटीक दिशा दी जाती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि 5 साल के लंबे इंतजार के बाद UP TET 2026 ने कैसे एक नए आयोग, नई सख्ती और एक बहुत ही कसी हुई टाइमलाइन के साथ दस्तक दी है। 26 अप्रैल की वो रेड लाइन डेडलाइन, OTR का अनिवार्य पासपोर्ट और 5 विषयों का वो पहाड़ जिसे आपको सिर्फ 90 दिनों में पार करना है। और इन सब बाधाओं को पार करने के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए वो है आज से ही एक्शन लेना। बिल्कुल। अपने डॉक्यूमेंट्स को वैलिड करवाएं, OTR को इसी हफ्ते खत्म करें और अपने स्टडी टेबल पर उन 5 विषयों का एक रूटीन चिपका लें। एकदम सही। इस पूरे डीप डाइव को समेटते हुए मैं आप लोगों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए, 5 साल के इस लंबे इंतजार के बाद जब लाखों अभ्यर्थी एक साथ इस परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो उस कंपटीशन का असली स्तर क्या होगा? वो स्तर कल्पना से परे होगा। इस नए और ऐतिहासिक मुकाबले में काम आएगा? मुझे तो नहीं लगता। या आपको अपना माइंडसेट पूरी तरह से बदलना होगा। इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।